हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। और अगर आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देख लिया तो मुझे लग रहा है कि शायद ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहला टॉपिक है इन्वेजन ऑफ अरेबियंस एंड दिल्ली सल्तनत। तो अरब के इन्वेजन के बारे में इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द इन्वेडर हु अटैक्ड एंड रेडेड द टेम्पल एट सोमनाथ इन 1025। उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और छापा मारा था। इसका सही आंसर है महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महमूद गजनवी ने हिंदू शाही और चंदेल शासकों को हराया। ठीक है, तो ऐसे करके इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन दिया है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हमें क्या पता है कि जो बैटल ऑफ टराइन हुआ था, पहला वाला जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और जो सेकंड बैटल हुआ था टराइन का, उसमें क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को फाइनली मार दिया था। और इसने जो है फाइनली इस तरीके से जो है मुस्लिम का जो एक तरीके से दबदबा है वो बन गया था उस टाइम से। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने और मंदिर को तोड़ने के कारण कारण महमूद गजनवी को बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक का उपनाम मिला। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है इसके बारे में, महमूद ऑफ गजनी के बारे में, कि इसको क्या कहा जाता है। इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द मुस्लिम स्कॉलर हु accompanied महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द इंडियन एक्सपेडिशन वॉज। तो महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अल बरूनी था, ये आपको याद रखना है। महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ अल बरूनी नामक मुस्लिम विद्वान भारत आया था। यह फारसी विद्वान था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं अल बरूनी की। तो एक तो है किताब उल हिंद, ये सारी चीजें आप पढ़ते ही होंगे। तहकीक ए हिंद, ये सारी किससे रिलेटेड है? अल बरूनी से। किताब उल हिंद ये याद रखनी है, और तहकीक ए हिंद ये भी। यह मूल रूप से खीवा यानी कि उज्बेकिस्तान का था। खीवा एक जगह है उज्बेकिस्तान में, वहां का था। उसने ख्वारिज्म में अपने जीवन के पहले 25 वर्षों के दौरान इस्लामी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, भाषा, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा का अध्ययन किया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑन द गुजरात कोस्ट। तो इनमें से कौन सा था जिसने गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने किया था। तो ये तो अभी हमने देखा था। महमूद महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए, और महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इसने मंदिर को नष्ट किया तथा लूट का सामान लेकर गजनी चला गया। इसके बाद में स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की शुरुआत हो गई थी। तो पहला क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने खुद जो है इस कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टार्ट करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इसमें कई सारे लोग लगे थे। ठीक है, इसको जो फाइनल खत्म करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इसकी फाइनल जो बिल्डिंग जो तैयार कराई थी वो इसने कराई थी, इल्तुतमिश ने कराई थी। कई सारे लोग इसमें लगे थे। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया तथा इल्तुतमिश ने मीनार की 3 और मंजिल बनवाई। फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। इस तरीके से 3 लोग जो हैं वो इसमें कुतुब मीनार में लगे थे। लेकिन शुरुआत की पूछा जाए तो शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और खत्म किसने करवाया था फाइनली? तो वो इल्तुतमिश ने
फाइनल इसका कंस्ट्रक्शन खत्म करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 72.5 मीटर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी ऊंचाई कितनी है, लेकिन ये पूछा जा सकता है किसने निर्माण शुरू कराया था और किसने खत्म कराया था, तो ये आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ चंगेज खान। तो चंगेज खान के समकालीन कौन था, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इल्तुतमिश जो था वो चंगेज खान का समकालीन है। गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का समकालीन था। चंगेज खान ने वर्ष 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज फॉर द फेलर ऑफ रजिया बेगम। तो रजिया बेगम क्यों जो है फेल हो गई थी या असफल हो गई थी, क्या उनके फेल होने का प्रमुख कारण था? तो वो उनका महिला होना था, ठीक है, शी वॉज फीमेल। तो फीमेल होने की वजह से उनका फेलियर का ये सबसे बड़ा कारण था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी जिसने 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी। रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षाएं थीं। कुछ इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण उसके महिला होने को मानते हैं, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार जो हैं वो रजिया की असफलता का कारण क्या मानते हैं, वो महिला थी, इसी को इसका कारण मानते हैं। तो नेक्स्ट है, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुतुब मीनार को शुरुआत अगर पूछा जाए तो किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको फाइनली जो है पूरा करवाया था, खत्म करवाया था इसको इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में रखी गई थी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में रखी गई थी और कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण करवाया गया था। फिरोज तुगलक के समय इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो जाने के कारण इसमें 2 मंजिलें और बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई, ठीक है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको जो है किसकी याद में बनवाया गया था, ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में इसको इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड वाइल प्लेइंग चौगान, ठीक है। तो पोलो जिसको बोलते हैं, उसको खेलते समय कौन मर गया था, तो ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज नोन एज लाख बख्श, ठीक है। तो लाख बख्श या फिर लाखों को देने वाला किसको कहा जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, तो इसकी राजधानी भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी तथा इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो भी बातें, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लाख बख्श, ठीक है, यानी कि लाखों को दान देने वाला। नेक्स्ट है, हु वाज द फॉलोइंग फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो अभी हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210, ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, मिनाज ए सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय का सुल्तान बताया है। वह लाखों में दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये कोई पीसीएस का एग्जाम नहीं है जो आपसे ये वन लाइनर फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, मैच करने में आ सकता है।
लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। विच सुल्तान ऑफ, अभी हम लोगों ने एक और देखा था, जो एक और उपाधि थी वो हमने देखी थी, मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है? तो वो महमूद ऑफ गजनी को। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इनको स्किप नहीं करना है। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो ये जो पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन की, या फिर रक्त और लौह की जो नीति थी, ये किससे रिलेटेड है? तो ये बलबन से रिलेटेड है। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशी शासक बलबन, गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए उनके विरुद्ध लौह और रक्त की नीति का अनुसरण किया। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। उसी के ही दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया। तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने किया था, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, उनको याद रखिए। विच एम्परर ऑफ द दास डायनेस्टी रिसीव द टाइटल ऑफ जिल ए इलाही? जिल ए इलाही का टाइटल किसको दिया गया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन, मतलब इन्होंने खुद ही, इस सम्राट ने जिल ए इलाही की उपाधि प्राप्त की थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। दास वंश के सम्राट गयासुद्दीन बलबन ने जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया, ठीक है, ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी। इसको क्या बोलते हैं? जिल ए इलाही। जिल-ए-इलाही उर्दू का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ भगवान की दया और सुरक्षा है। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। बलबन ने ईश्वर शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजस्व का आधार बनाया। उसने फारसी परंपरा के अनुसार सिजदा और पैबोस को अपनाया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है उसको किसने अपनाया था? तो इस फारसी परंपरा को ये बलबन ने अपनाया था। इसने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित चालीसा भंग कर दिया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अब इसमें जो है दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर रहे हैं, उनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये 1206 से लेके 1526 तक ये सारे दिए गए हैं, उनको आपको अरेंज करना है। देखो, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक होंगे, ये हमें पता है। इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत इन्हीं के टाइम से हुई थी, 1206 से लेके 1290 तक। फिर खिलजी वंश की बात कर लेते हैं, तो इनके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। इनका नाम आपको याद रखना है, 1290 से लेके 1320। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं तुगलक वंश, जो कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने जो है इसकी शुरुआत की थी 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश, इनके कौन थे फाउंडर? तो खिज्र खान, इनका नाम याद रखना है, और 1414 से लेके 1451। फिर लोधी वंश के बारे में देख लेते हैं, तो ये 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी, और ये बहलोल लोधी जो थे वो इसके संस्थापक थे। कौन थे? बहलोल लोधी। चलिए अब खालजी डायनेस्टी पे आ गए, या फिर खिलजी डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, खिलजी वंश। अमीर खुसरो वॉज ए फेमस कोर्ट पोएट ऑफ, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में ये क्या थे? पोएट थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के सुविख्यात दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन था, ठीक है। तो इनका मूल नाम भी आपको याद रखना है, अबुल हसन इनका मूल नाम था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यूपी के रहने वाले थे ये, एटा जिले के एक पटियाली वहां पे पड़ता है, तो वहीं के थे ये, एटा के पास के। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, क्योंकि ये जो सेंट इसमें दिए गए हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल तक दिल्ली सल्तनत के 7 विभिन्न सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। तो मतलब काफी के दरबार में रह चुके हैं, टोटल 7 सुल्तानों के दरबार में रह चुके हैं। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले से आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो सितार और तबले का जो आविष्कार है वो किसको दिया जाता है? ये अमीर खुसरो को ही इसका श्रेय दिया जाता है, सितार और तबले का।
फिर इनको तूतीय हिंद बोला जाता है अमीर खुसरो को, ये भी अच्छे से याद रखना, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि तूतीय हिंद किसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये कोर्ट पोएट थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। इनका क्या नाम है, अमीर खुसरो। फिर नेक्स्ट है अलई दरवाजा। द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हुज रियाइन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अलई दरवाजा जो है ये किसके टाइम पे हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इसको बनवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश के कार्यकाल में संपन्न हुआ। कुतुब मीनार के दक्षिणी छोर पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम टू बिकम द हेड ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो ओनली कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम कौन थे टू बिकम द हेड ऑफ दिल्ली सल्तनत, इनमें से कौन थे? तो इनका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो खान। इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, नसीरुद्दीन खुसरो खान कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम थे। ये जो थे इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था, ये हम देख चुके हैं। उसने खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी थी, तो ये भी याद रखना है। इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी, तो खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे मुबारक शाह, इनकी हत्या किसने कर दी थी, तो इन्होंने ही की थी, नसीरुद्दीन खुसरो खान ने। तथा कुछ महीनों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली का सुल्तान बन गया था। दीपालपुर के राज्यपाल गाजी मलिक 1320 में उसकी हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना की। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किसकी तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, With Sultan banned feast and gathering and spread his network of spies through the country to prevent conspiracies before they could even take place। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी रीड कर देती हूँ, हिंदी वालों के लिए अच्छा रहेगा। किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले ही उनकी रोकथाम करने के लिए दावतों और सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया था और पूरे देश में अपने गुप्तचरों का जाल फैला दिया था? तो ये इतना शातिर कौन हो सकता है, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक था। इसने घोड़े को दागने प्रथा को चलवाया था, जिसका उद्देश्य था युद्ध के समय इनकी अदला बदली ना हो पाए। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में श्रीनगर बसाया तथा मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उसने सिरी को 1304 में अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख ही लिए। देखिए, अमीर वर्ग की भूमि जब्त कर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित किया, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया तथा इसको मजबूती से लागू किया, दिल्ली के अंदर शराब बंद करवा दिया, अमीर वर्गों के परस्पर मेल मिलाप व सामाजिक सम्मेलनों और परस्पर विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर है तुगलक डायनेस्टी, इस पे हम आ गए। द फेमस ट्रैवलर इब्न बटूटा फ्रॉम मोरक्को विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ। ठीक है, तो जो फेमस ट्रैवलर थे इब्न बटूटा, इब्न बटूटा कहाँ से आए थे? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। तो इब्न बटूटा मोरक्को से आए थे। ठीक है, और ये किसके टाइम पे आए थे? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, इन्होंने एक काफी अच्छी किताब लिखी थी, रेहला रेहला करके इनकी किताब है, वो भी आपको याद रखनी है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, अब इनका जो शासनकाल है वो 1325 से 1391 का है, ये याद रखना है कि शासनकाल में 1351 के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। उसकी पुस्तक रेहला में भारत के सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो रेहला के बारे में मैं बता रही थी कि इसमें जो है भारत के सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। तो ये किसकी मेमोरी में जो है सिटी ऑफ जौनपुर फाउंड की गई थी? ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मेमोरी में इसको फाउंड किया गया था, जौनपुर शहर को। देखो, जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर इनका नाम जौना खान भी था, इन्हीं के नाम पे जौनपुर पड़ा था। तो जौना खान भी इनका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे कौन आया था? इब्न बटूटा भी आया था, ये भी याद रखना है। तो इन्हीं की याद में जौनपुर बनवाया गया था और सर्वप्रथम जौनपुर पर कन्नौज के शासक ने आक्रमण करके इसको अपने अधीन कर इसका नाम यबनपुर रखा। तत्पश्चात इस पर तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना में अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। ठीक है,
जिसका वास्तविक नाम जौना खान था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। और 1394 के आसपास मलिक सरबर ने जौनपुर को शर्की साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। शर्की शासक कला प्रेमी थे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बटूटा कम फ्रॉम? तो ये तो अभी हमने देखा था, मोरक्को से ये आए थे इब्न बटूटा। ठीक है, इब्न बटूता मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश वापस जाने के बाद अरबी में रहला नामक पुस्तक लिखी, जो उसकी यात्राओं के स्मरणों का संकलन है। इब्न बतूता के यात्रा की पुस्तक रेहला 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और दिलचस्प विवरण प्रदान करती है। फिर नेक्स्ट है स्वर्ग द्वारी कैंप इन विच मोहम्मद बिन तुगलक स्पेंट 2.5 years was situated on the bank of which river? तो ये स्वर्ग द्वारी जो शिविर है, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्या है? ये है स्वर्ग द्वारी स्थित है, ये स्वर्ग द्वारी शिविर, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष अकाल के समय बिताए थे। ठीक है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट है विच सुल्तान्स ऑर्डर्ड दी ब्यूटीफुल म्यूरल्स ऑफ हिज पैलेस टू बी डिस्ट्रॉयड? तो इनको डिस्ट्रॉय करने के बारे में किसने चर्चा की थी? तो ये जो थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने इस चीज का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था कि उनके जो पैलेस के जितने भी ब्यूटीफुल म्यूरल्स हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है, तो मतलब काफी अजीब सा शासक था ये फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत कालीन शासकों में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस्लामी कानून व उलेमा वर्ग को राज्य प्रशासन में प्रधानता दी। शरीयत के विरुद्ध होने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने महल के सभी भित्ति चित्रों को नष्ट करवा दिया और रेशमी जरी वस्त्रों के उपयोग पर रोक लगवा दी। नेक्स्ट है सैयद डायनेस्टी विद रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सैयद डायनेस्टी का टाइम क्या, कब से कब तक है। तो ये आपको याद रखना है 14 से 14 से लेकर के 14 से 51। ठीक है, ये है तो ये खिज्र खान जो थे वो इसके फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के। ये अच्छे से याद रखना है, खिज्र खान कौन थे? सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। दिल्ली सल्तनत का यह चौथा राजवंश, और ये मैंने ईयर बता दिया, 14 से लेकर 14 से 51 ईशी तक शासन किया। और खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, वह रैयत ए एला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत ए एल आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा, रैयत ए आला। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि सच में आ सकते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस पे ध्यान दीजिए। उसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का ही नाम रहने दिया। ठीक है, तो तुगलक जो शासक थे उन्हीं का ही नाम रहने दिया अपने सिक्कों पर। आगे देख लेते हैं लोधी डायनेस्टी। विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? तो वेरी इजी, सिकंदर लोधी जो थे वो उन्होंने आगरा को फाउंड किया था। निजाम खान लोधी वंश के संस्थापक बेलोल लोधी का पुत्र था, जो 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की तथा आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके अलावा भूमि के लिए मापन का प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, गजे सिकंदरी ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रचलन भी सिकंदर लोदी ने किया था। फिर नेक्स्ट है हु फाउंडेड दी लोधी डायनेस्टी? तो लोधी डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो बहलोल लोधी। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। वह अफगानिस्तान के गिलजारी कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था। ठीक है, 19 अप्रैल 1451 को बहलोल जो है बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं सुल्तान पीरियड के टाइम का। तो व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड? तो क्या यूज किया जाता था एज अ लैंड लैंड मेजर करने के लिए? कौन सा टर्म यूज किया जाता? तो वो था मसाहत। आपको याद रखना है मसाहत।
दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए मसाहत पद प्रयुक्त होता था। मसाहत का अर्थ भूमि की पैदाइश होता है। फिर नेक्स्ट है आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत पीरियड। तो आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम्स वाज द मेन फीचर ऑफ। तो ये किसके टाइम पे होता था? लोधी आर्किटेक्चर इससे संबंधित है, जिसमें डबल डोम का जो है ये देखा जाता था। लोधी काल के जो मकबरे थे, उस टाइम पे क्या होता था? आपको डबल डोम देखने को मिलेगा, ठीक है? यानी कि 2 गुंबद देखने को मिलेगी। और सिकंदर लोदी के समय एक नई शैली की शुरुआत हुई, जिसमें एक के स्थान पर दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। लोदी काल में अष्टभुजी मकबरों का बहुतायत निर्माण हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे देख लेते हैं। लिटरेचर भी देख लेते हैं सल्तनत पीरियड की। तो हु अमंग द फॉलोइंग विटनेस द रेन ऑफ 8 दिल्ली सुल्तान्स। तो किसने जो है, अभी इस चीज को हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आमिर खुसरो ऐसे ये पोइट थे, कोर्ट पोइट थे। अलाउद्दीन खिलजी में कोर्ट में भी रहे हैं, ठीक है? इसके साथ साथ तुगलक के भी हमने देख लिए। तो कई ऐसे करके 8 टोटल जो है दिल्ली सुल्तान से उनके कोर्ट में ये रहे हैं, ठीक है? मतलब जिनको इन्होंने, जिनके शासन काल को इन्होंने जो है पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो आमिर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासन काल को देखा था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाला एटा जिले में हुआ था, ये भी हम देख चुके हैं। और इनको जो है तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है, भारत का तोता कहा जाता है, ठीक है? उर्दू साहित्य का संस्थापक बोला जाता है, भारत की आवाज कहा जाता है। इनके कुछ बुक्स जो इनके हैं वो इनको देख लीजिए। किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फतू, खजाइन उल फतू, आशिका, नूह सिपीहर, आमिर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपसे इंडिविजुअली पूछी जा सकती है कि नूर सिपीहर किसकी है? तो ये आमिर खुसरो की है। ऐसी मिफ्ता उल फतू ये किसकी है? तो ये भी आमिर खुसरो की है। किरान उस सादेन ये भी आमिर खुसरो की है। और ये पूछा जा सकता है तूती ए हिंद किसको कहा जाता है? तो आमिर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है? खजाइन उल फतू ये किसकी है? आशिका, आशिका ये भी इनकी है, ठीक है? तो ये सब याद रखना है। फिर इसके बाद में मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने ही पड़ेंगे, नहीं तो काफी बोरिंग लगने लगेगा। और इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस से ना मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, एंड अगर क्लियर हुई हैं सच्ची में, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी पूरी तरीके से। और इसी तरीके से हम लोग सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम तक सारे सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।